ठीक है जी, चैप्टर है चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का। जो अभी तक हमने पढ़े हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्या होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है। इन दोनों को कॉम्बाइंड करके जो वेव बनेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके अंदर हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, मैक्सवेल का मॉडिफिकेशन लॉ, जो एम्पियर सर्कुलर लॉ है वो मैक्सवेल ने मॉडिफाई करके क्या बताया वो पढ़ेंगे। मैक्सवेल की इक्वेशंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन, फिर उनका ट्रांसवर्स नेचर मतलब परपेंडिकुलर, एनर्जी डेंसिटी इंटेंसिटी और मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेंगे, कुछ प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की पढ़ेंगे और लास्ट में आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। स्टार्ट विथ फर्स्ट टॉपिक डिस्प्लेसमेंट करंट। तो डिस्प्लेसमेंट करंट का मतलब है जो करंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से अराइज होता है। द करंट अराइजेज ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स या इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से जो करंट अराइज होएगा इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। जैसे एक कैपेसिटर की पॉजिटिव प्लेट है और ये कैपेसिटर की नेगेटिव प्लेट है। जब कैपेसिटर चार्ज होता है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रही होगी, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो है वो वेरी कर रही होंगी, मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा होगा। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होती है। तो इन लाइंस में चेंज आ रहा होगा कब, जब ये चार्ज हो रहा होगा। तो हमें बताया फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, गॉसेस थ्योरम में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब फ्लक्स में चेंज, तो दोनों तरफ हम डी बाई डी टी लगा देते हैं। डी बाई डी टी फाई इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट डी क्यू बाई डी टी। तो यहाँ बन गया डी फाई बाई डी टी, वो वाला एप्सिलॉन नॉट इस साइड आ गया। जो ये डी क्यू बाई डी टी बचा है इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। किस वजह से आया ये एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी, फ्लक्स के चेंज होने की वजह से जो करंट अराइज होता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। दिस implies ID displacement current is epsilon naught d phi by dt। जो करंट सर्किट में फ्लो करेगा उसको कंडक्शन करंट बोला जाता है, और आइडियल कंडीशन में ये दोनों करंट सेम होते हैं। तो ये था डिस्प्लेसमेंट करंट। अब जो एम्पियर का लॉ है उसको, ये डिस्प्लेसमेंट करंट किसने बताया, मैक्सवेल ने। ठीक है, अब एम्पियर्स का जो लॉ है उसके अकॉर्डिंग उसने मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल के बारे में कुछ लॉ दिया था। तो मैक्सवेल मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल ने जो मॉडिफिकेशन करी है उसको पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्पियर लॉ, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, एम्पियर का क्या कहना था कि इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ टोटल करंट।
द करंट एनक्लोज्ड बाय एन एम्पेरिकल लूप विच इज फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। एक इमेजिनरी लूप लिया था, इस लूप के अंदर कितना करंट है उसको अगर म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर दें तो बी डॉट डी एल के इक्वल आएगा। पर मैक्सवेल का कहना है कि जो ये करंट है आई जो है वो सिर्फ आई नहीं है, क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट भी है। सो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल द करंट enclosed by loop सिर्फ क्या नहीं है, आई नहीं है, आई प्लस आई डी है। ये आई डी वही डिस्प्लेसमेंट करंट है, वेयर आई डी इज एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी is called displacement current। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल अब ये फॉर्मूला क्या मॉडिफाई हो जाएगा, नाउ इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, वेयर आई सी को कहते हैं कंडक्शन करंट, वेयर आई सी इज नोन एज कंडक्शन करंट। तो आई सी को ऐसे रखेंगे, आई डी को डालेंगे एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। तो दिस फॉर्मूला इज मॉडिफिकेशन ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब इस लॉ को, इस फॉर्मूले को इस नाम से जानेंगे मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। अब ये बन गया मैक्सवेल एम्पियर्स लॉ। बाकी सारी वही वैल्यूज हैं। म्यू नॉट को बोलते हैं 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वेबर मीटर -1 एम्पियर -1। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी 8.85 इंटू 10⁻12 न्यूटन -1 मीटर -2 कूलम 2। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सवेल की इक्वेशंस। तो मैक्सवेल ने जो बाकीज की इक्वेशन थी जैसे गॉसेस लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, गॉसेस लॉ मैग्नेटिज्म में, उन्हीं को दोबारा से बताया। तो उन सबको कंबाइंड करके हम मैक्सवेल इक्वेशंस समझते हैं। मैक्सवेल्स इक्वेशंस, पहली इक्वेशन क्या थी, गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या था गॉसेस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक, क्या था, द नेट फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस। द नेट फ्लक्स, कौन सा फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स
over a closed surface is equal to 0 तो सो इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस पढ़ा था, क्लोज इंटीग्रेशन के लिए साइन लगता है। ई डॉट डी एस इक्वल टू पढ़ा था हमने, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक में 0 के इक्वल नहीं था ये, इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, मैग्नेटिज्म में 0 के इक्वल होता है, टाइम्स दी चार्ज एनक्लोज्ड। मैग्नेटिज्म में किसके इक्वल होता है? 0 के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में Q बाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल था। दूसरा जो लॉ है गॉसेस लॉ इन मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक फ्लक्स किसी क्लोज सरफेस में क्या होता है? 0। क्या स्टेटमेंट थी? द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स ओवर अ क्लोज सरफेस, over a closed surface is equal to 0। यहाँ पे 0 के इक्वल होता है, उसको लिखते थे B डॉट डी एस इक्वल टू 0। तीसरा वही एम्पियर्स का लॉ बताया गया है। अब ये क्या बन चुका है? मैक्सवेल्स एम्पियर्स लॉ। मॉडिफाई करके क्या बताया गया है? द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ sum of conduction current and displacement current। इसका सम है। सो इंटीग्रेशन B डॉट डी एल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी, जो कि इक्वल होएगा म्यू नॉट आई सी प्लस एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। इतना कुछ। और चौथा जो लॉ था इसका, फोर्थ लॉ फैराडे से रिलेटेड था। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या था कि जो ईएमएफ है ई डॉट डी एल,
EMF induced in the coil is directly proportional to rate of change of magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स के रेट ऑफ चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ईएमएफ, जिसको हम बोलते थे वोल्टेज ले लो या ईएमएफ ले लो, इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। आप वोल्टेज को ऐसे भी लिख सकते हो, इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डी एल, तो माइनस डी फाई बाई डी टी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी एल भी जो है वो डी वी के ही इक्वल आएगा। डी वी मतलब वोल्टेज। तो ये जो चार इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं, ये मैक्सवेल ने बाद में इनको मतलब सिर्फ एम्पियर वाले को मॉडिफाई किया, बाकी सारे जो थी इन सब को मैक्सवेल की इक्वेशन बोला जाता है। अब इसके बाद यहाँ से जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इंट्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है वो कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो होता क्या है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को वेक्टर को हम ऐसे माने, मान लो इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ट्रेवल कर रहा है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सिग्नल ये ले लेते हैं और मैग्नेटिक फील्ड का सिग्नल ये ले लेते हैं। तो अब इन दोनों को कंबाइंड करके जो वेव बनेगी उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी ये एक क्या है, कॉम्बिनेशन है। किस किस का कॉम्बिनेशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का क्या है, कॉम्बिनेशन है। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऐसे हैं, देखो along y एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रैवल कर रही है y एक्सिस में और मैग्नेटिक फील्ड z एक्सिस में, यानी ये दोनों वेव्स जो है आपस में परपेंडिकुलर हैं। बोथ वेव्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होएगा, इन दोनों का जो कंबाइंड वेव बनेगी उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डेफिनेशन समझ सकते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड स्पेस एंड प्रोपोगेट एज अ ट्रांसवर्स वेव। इन दोनों को ये दोनों कंबाइंड होकर एक वेव बनेंगी। वो कौन सी वेव होगी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमेशा परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ऑल्सो परपेंडिकुलर होंगे उस डायरेक्शन के भी जहां इनकी कंबाइंड वेव ट्रेवल कर रही है। कंबाइंड वेव कौन सी इनकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर। कैसे होती है वो? इन दोनों के परपेंडिकुलर, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्या होगी? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी। अब क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है इलेक्ट्रिक और
मैग्नेटिक फील्ड का। तो जो हम किसी वेव की क्वेश्चन स्टडी करते हैं वो कैसे करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो एक्सप्रेशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्सप्रेशन होएगी E इक्वल टू ई नॉट साइन इज अ फंक्शन, वेव फंक्शन, ओमेगा टी माइनस के एक्स, और B का फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, मैक्सिमम वैल्यू B नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे हमने वेव के बारे में समझना है। वेव में जो ओमेगा है, ओमेगा होता है एंगुलर फ्रिक्वेंसी, तो ओमेगा 2 पाई/टी होता है, और के को कहते हैं प्रोपेगेशन कांस्टेंट, जो कि लैम्डा पे डिपेंड करता है, इज कॉल्ड प्रोपेगेशन कांस्टेंट। प्रोपेगेशन कांस्टेंट इज लैम्डा। प्रोपेगेशन कांस्टेंट होता है लैम्डा। इन दोनों में भी रिलेशन होता है। जो बी नॉट और ई नॉट है उसको बोलते हैं पीक वैल्यू, एंड बी नॉट ई नॉट एम्पलीट्यूड या पीक वैल्यू, एम्पलीट्यूड या फिर पीक वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, इन दोनों में आपस में रिलेशन होता है इक्वल टू, इसका रिलेशन है ई नॉट और बी नॉट का जो रेशो है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। सी को क्या बोलते हैं, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वैक्यूम में ये रेशो बताया मैंने, मीडियम में ये चेंज हो जाएगा, मतलब फॉर्मूला यही रहेगा लेकिन तब वहां पे स्पीड मीडियम में आएगी। जो सी के परमिटिविटी की टर्म में फॉर्मूले हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ऑल्सो सी का फॉर्मूला होता है 1/√μ नॉट एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वैक्यूम के लिए ही हैं, तो म्यू नॉट होता है 4 π × 10⁻⁷ और एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 10⁻⁻12। इस पूरे को सॉल्व करके आएगा 3 अप्रॉक्स 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, जो कि स्पीड होती है लाइट की वैक्यूम में। अगर ये किसी मीडियम की बात हो रही है, इन एनी मीडियम, तो अब मीडियम में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस हो जाता है जिसे हम रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। अब स्पीड की जगह सी नहीं वी यूज होएगा, और स्पीड ऑफ वेव, स्पीड ऑफ वेव अगर हम निकालना चाहें तो v बराबर होएगा √, अब यहाँ पे जो परमिटिविटी आती है वो मीडियम की आती है, जैसे म्यू मीडियम की परमिटिविटी, एप्सिलॉन भी मीडियम की होगी। अब इनको कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे हमें पता है कि जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता था ना के, उसे हम एप्सिलॉन आर भी बोलते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी, उसकी वैल्यू एप्सिलॉन/एप्सिलॉन नॉट होती है। मतलब एप्सिलॉन कैन बी रिप्लेस्ड विद एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर।
ऑल्सो सिमिलरली इसके टर्म में भी, म्यू के टर्म में भी उसकी वैल्यू होती थी, एप्सिलॉन आर की वैल्यू होती थी म्यू डिवाइड बाय म्यू नॉट। सो म्यू कैन बी रिप्लेस्ड विद एप्सिलॉन आर इनटू म्यू नॉट। इस फॉर्मूले में अगर मैं इसको रिप्लेस करूं तो स्पीड का फॉर्मूला आ जाना चाहिए, दिस इम्प्लाइज v इक्वल टू अंडर रूट 1/√, म्यू की जगह डालना है एप्सिलॉन आर म्यू नॉट और एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आर बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर आएगा ये, क्योंकि 2 है तो 1 आ जाएगा, और इसके अंदर जो है हमें फिर से म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट बचेगा जो कि सी के इक्वल होएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको किसी मीडियम में स्पीड निकालनी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की, तो उस मीडियम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड करना पड़ेगा वैक्यूम वाली स्पीड को। इसको क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी। इसको हम के से भी डिनोट करते थे, कैपिटल के से। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं मीडियम का, या फिर रिलेटिव परमिएबिलिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। इसकी वैल्यू मीडियम टू मीडियम वेरी करती है, तो मीडियम में ऐसे स्पीड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वेरी करती है, लेकिन वैक्यूम में सभी जितनी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं सबकी स्पीड क्या होती है, सेम होती है, दैट इज स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल। एप्सिलॉन नॉट है ये, हाँ वो उनमें से एक बाहर आ गया। स्टैंडर्ड फॉर्मूले भी वेव्स के हम निकाल सकते हैं वेव लेंथ और फ्रीक्वेंसी के टर्म में। स्पीड ऑफ वेव में पढ़ा था हमने, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ स्पीड का फॉर्मूला होता है, फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ, v इक्वल टू फ्रीक्वेंसी को न्यू ले लेते हैं, वेव लेंथ को लैम्डा। अब हमें पता है ओमेगा होता है 2π/t यानी 2π न्यू, तो न्यू को हम 2π ओमेगा पुट कर सकते हैं। न्यू कैन बी रिप्लेस्ड विद 2π न्यू ओमेगा, और लैम्डा को k की टर्म में पुट कर सकते हैं 2k/2π, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें बताया था k प्रोपेगेशन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 2π/लैम्डा होती है। सो लैम्डा और जो फ्रिक्वेंसी है ओमेगा जो है वो 2π न्यू है, तो न्यू जो है ओमेगा/2π से रिप्लेस्ड हो सकता है, और लैम्डा जो है वो 2π/k से रिप्लेस्ड हो सकता है। तो यहाँ पे हम न्यू को रिप्लेस करेंगे ओमेगा/2π से, और लैम्डा को रिप्लेस करेंगे 2π/k से। तो यहाँ से एक और फार्मूला वेलोसिटी का आता है इन टर्म्स ऑफ ओमेगा एंड k। दिस इज ऑल्सो अनदर फार्मूला ऑफ स्पीड ऑफ वेव।